दबाव, हमें दबाव को परिभाषित करना है जिसे सामान्यतः बड़े अक्षर P से दर्शाया जाता है। इसे प्रति इकाई सतह क्षेत्र पर लगने वाले सामान्य बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। बल प्रति इकाई क्षेत्र, जहां तक इकाई की बात है, ये न्यूटन प्रति मीटर वर्ग हो जाता है, जिसे सामान्यतः पास्कल कहा जाता है। यह दबाव की एक इकाई है जो एक वैज्ञानिक के नाम पर आधारित है। उनका नाम पास्कल था और इसे संक्षिप्त रूप में बड़े अक्षर P और छोटे अक्षर a से दर्शाया जाता है। इसकी विमा मिलीलीटर T-2 होगी, यहाँ आप L2 लिखेंगे और अंत में यह ml-1 T-2 बन जाता है। इस परिभाषा से यह स्पष्ट है कि जब भी कोई बल लगाया जाता है, सतह पर बल लगता है, तो निश्चित रूप से वहां दबाव होगा। देखिए, दबाव के कई कई दिशाएं होती हैं। कभी कभी आप स्केलर और वेक्टर के बारे में सुनते हैं, तब आप दिशा के प्रति बहुत विशेष होते हैं। दिशा वाली राशि को वेक्टर कहा जाता है, लेकिन यहाँ दबाव की कई दिशाएं होती हैं। इसके बावजूद ये वेक्टर नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर के नियमों का पालन नहीं करता। दबाव एक अदिश राशि है। अब वायुमंडलीय दबाव क्या है? देखिए, पृथ्वी के ऊपर यह बात सभी ग्रहों के लिए सही नहीं है, लेकिन जहां तक हमारे ग्रह पृथ्वी की बात है, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है। और मान लीजिए यह पृथ्वी की सतह है। वायुमंडल यानी वायु स्तंभ, पृथ्वी की सतह के ऊपर वायु स्तंभ, जिसका कुछ भार अवश्य होगा। भार एक प्रकार का बल है। पृथ्वी द्वारा अनुभव किया गया प्रति इकाई क्षेत्रफल बल ही वायुमंडलीय दबाव कहलाता है। अब केवल पृथ्वी ही क्यों? अगर आप अपने सिर पर खड़े हैं तो भी वायुमंडल के कारण कुछ दबाव महसूस होगा। इसी को हम वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। मानक वायुमंडलीय दबाव 1.013 गुणा 10⁵ पास्कल होता है। यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, ये वायुमंडलीय दबाव है, एक वायुमंडलीय दबाव। आमतौर पर हम वायुमंडलीय दबाव नहीं कहते, हम बस 2 एटमॉस्फेयर शब्द का उपयोग करते हैं। दबाव 4 एटमॉस्फेयर है और वह भी लिखते समय हम केवल 3 अक्षर ATM का ही उपयोग करते हैं। यह वायुमंडल को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और एक एटमॉस्फेयर ये इतना होता है। याद रखिए, ये थोड़ा असुविधाजनक हो जाता है, तो इसी दृष्टिकोण से हमने एक और इकाई भी बनाई है। ये बस 10⁵ न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है, या आप इसे पास्कल भी कह सकते हैं। इस बार कहा जाता है। अब ये वायुमंडलीय दबाव है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जमीन पर खड़ा है, तो जाहिर है उसका अपना वजन होगा। उसके वजन और वायुमंडल के कारण कुल दबाव 1.14 गुणा 10⁵ पास्कल निकलता है। इस महत्वपूर्ण और विशेष परिणाम पर विचार करते हुए हमने पैर की सतह क्षेत्र को 400 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर चुना है। अब आपको दबाव के बारे में एक और शब्द मिलेगा, जिसे गेज प्रेशर कहा जाता है। मान लीजिए आप किसी पंचर की दुकान पर हैं और वहां आप अपने टायर की ट्यूब में बाहर से हवा भरने की कोशिश कर रहे हैं। वो व्यक्ति आपको बताएगा, सर ये 28 है। वो बस 28 बोलेगा, वो ये नहीं कहेगा कि ये 28 वायुमंडल है। लेकिन देखिए, वह आपको गेज प्रेशर बता रहा है। गेज प्रेशर क्या है? वायुमंडलीय दबाव से अधिक। हर कोई जानता है कि वायुमंडलीय दबाव 1 है। एक वायुमंडल पहले से ही है। एक वायुमंडल, अगर कोई कहता है कि गेज प्रेशर 3 है, तो इसका मतलब है वायुमंडलीय दबाव से अधिक। ये 3 है। अब मैं इसे और स्पष्ट कर देता हूं। देखिए, आप पूर्ण दबाव यानी एब्सोल्यूट प्रेशर जानना चाहते हैं। यह होगा वायुमंडलीय दबाव प्लस गेज प्रेशर।
उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं आपको बताता हूं कि ट्यूब में गेज प्रेशर 3 वायुमंडल है, तो ट्यूब में कुल दबाव कितना होगा? तो 4 वायुमंडल हो जाता है। एक बार जब आप गेज कहते हैं तो इसका मतलब है कि यह वायुमंडलीय दबाव के आधार पर है। वहां एक वायुमंडल को मूल बिंदु ओरिजिन माना जाता है। जब आप एक वायुमंडल को दबाव मापने के लिए मूल बिंदु मानते हैं, तो जो रीडिंग आपको मिलेगी उसे गेज प्रेशर कहा जाएगा। ये मैंने यहाँ स्पष्ट कर दिया है। संपूर्ण एब्सोल्यूट दबाव गेज प्रेशर प्लस वायुमंडल होगा और गेज प्रेशर आप समीकरण की व्यवस्था बदलकर भी निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने इन चीजों को सारणीबद्ध टेबुलर रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। वायुमंडलीय दबाव का मान मैंने आपको दिया है और यह वायु स्तंभ एयर कॉलम के कारण है। गेज प्रेशर स्पष्ट रूप से संपूर्ण एब्सोल्यूट और वायुमंडलीय दबाव के अंतर के बराबर होगा। गेज प्रेशर हमेशा वायुमंडल के सापेक्ष रिलेटिव होता है, या आप यह भी कह सकते हैं कि इसका मापन वायुमंडल को शून्य मानकर किया जाता है। फिर संपूर्ण एब्सोल्यूट दबाव, और अब समय है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में विस्तार से जानने का। आपको यह जानना चाहिए कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, स्टैटिक का अर्थ है स्थिर, विश्राम में। हाइड्रो का अर्थ सामान्यतः द्रव, लिक्विड होता है। तो जब द्रव स्थिर अवस्था में होता है, उस स्थिर द्रव के कारण जो दबाव उत्पन्न होता है उसे ही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। ध्यान रखें कि यह शब्द गैसों के लिए मान्य नहीं है, यह केवल द्रवों, लिक्विड्स तक ही सीमित है। द्रव के कारण मान लीजिए उसकी स्तंभ कॉलम की ऊंचाई h है, यह h है, तो यह हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर HRG h रो जी होगा। यहाँ r रो हमने द्रव का घनत्व, डेंसिटी माना है। अब इसे स्पष्ट करने या इसकी व्युत्पत्ति, डेरिवेशन जानने के लिए मान लीजिए यह A है। अब द्रव का आयतन वॉल्यूम AH हो जाएगा और द्रव का द्रव्यमान मास AHR होगा। आयतन को घनत्व से गुणा करें, वही द्रव्यमान मास होगा। भार वेट mg होगा, यानी AHRG। यदि आप भार को क्षेत्रफल एरिया से विभाजित करते हैं तो आपको दाब प्रेशर मिलेगा, लेकिन चूंकि यह दाब केवल द्रव के कारण है, इसलिए इसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहा जाएगा। अब यदि आप यहाँ कुल दाब, टोटल प्रेशर जानना चाहते हैं, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जैसा कि मैंने बताया HRG के बराबर है। लेकिन आप पहले से जानते हैं कि वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह होता है। इस द्रव स्तंभ, लिक्विड कॉलम के ऊपर पहले से ही एक वायुमंडलीय दाब मौजूद है। आप इन दोनों को जोड़ते हैं और आपको कुल दाब, टोटल प्रेशर P0 प्लस H रो जी के रूप में मिलेगा। यह द्रव के तल पर पूर्ण दाब बनता है।